गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं एमए फाइनल की और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे वायुदाब से संबंधित, एयर प्रेशर से संबंधित हम बात कर रहे थे। वायुदाब के अंतर्गत हमने देखा कि वायुदाब की खोज किसने की, वायुदाब को परिभाषित भी किया, इसके मापने की इकाई देखी, मापने का जो उपकरण है वो भी देखा, सागर तल पर औसत वायुदाब कितना पाया जाता है वो भी हमने देखा था। फिर हमने बात की थी कि वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनकी हमने बात की थी। कौन कौन से कारक थे ये हमने देखा, उनको हम विस्तृत रूप से अध्ययन भी कर रहे थे। सबसे पहले हमने उसका अध्ययन किया था तापमान से संबंधित। तापमान वायुदाब को किस प्रकार प्रभावित करता है ये हमने देखा था। दूसरी हम बात करेंगे ऊंचाई वायुदाब को किस प्रकार प्रभावित करती है ये देखिए। ये धरातल है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए तापमान के बारे में देखिए। सबसे पहले यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। आप धरातल से ऊपर की ओर जाओगे, तापमान क्या होगा? कम होगा। ऊपर की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? कम होता है। याद रखिए, धरातल से ऊपर जाओगे तापमान कम होता है और धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब कम होता है। यहाँ आपको एक अलग सी चीज़ प्रतीत हो रही है। सर, आपने बताया था कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वैसे दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये जो संबंध है ये धरातल पर पाया जाता है। ऊंचाई के संबंध में जो रिलेशन मिलता है वो क्या मिलता है? समानुपाती संबंध मिलता है, विलोमानुपाती संबंध नहीं पाया जाता है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, धरातल पर जो वायु का भार है वो क्या है? ज़्यादा है। वायु का जो भार है वो क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि वायु क्या है? इस समय संगठित है, या हम कह सकते हैं संघनित है। वायु क्या है? धरातल के नज़दीक संघनित है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वायु क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। क्या हो जाती है? वायु विरल हो जाती है, या हम कह सकते हैं हल्की हो जाती है। जैसे जैसे धरातल की ओर ऊपर की ओर जाएंगे, धरातल से हम ऊंचाई पे जाएंगे, वायु क्या हो जाती है? विरल हो जाती है। तो वायुदाब क्या होता है? घटना हुआ शुरू हो जाता है। क्योंकि वो क्या होगा? जब वायु भारी होगी तो दाब कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। जब वायु विरल होगी तो दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। तो कई बार क्या होता है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप जैसे ही पर्वतों पर जाते हो
तो पर्वतों पर जाने पर मतलब सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ़ होती है। तो कई बार आपने ऐसे देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो लेकर चलते हैं, ताकि पर्वतों पर क्या हो, ऑक्सीजन उनको परिपूर्ण रूप से मिलती रहे। ये जो इफ़ेक्ट आता है, ये इफ़ेक्ट किसके कारण आता है, दाब के कारण आता है, क्योंकि वहाँ का जो दाब होगा वो बिल्कुल लो होगा और हमारे बॉडी का जो दाब होगा, उन दोनों दाबों के बीच में क्या हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। असंतुलन उत्पन्न होने के कारण क्या है, उस समय हमारे नाक, कान और आँख से क्या आ जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून निकलने लगता है, जिससे व्यक्ति की क्या मृत्यु भी हो सकती है। तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है और हमारी बॉडी का जो संतुलन है वो संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब क्या हो रहा है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर वायु क्या हो रही है, विरल हो रही है। चलिए तीसरा कारक हम ले रहे थे जलवाष्प। जलवाष्प की बात करेंगे तो धरातल के नज़दीक के क्षेत्र की बात करते हैं। धरातल पर बात करते हैं, इस क्षेत्र में यहाँ इस क्षेत्र में, ऊपरी क्षेत्र में गैसीय क्षेत्र था तब तो इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही जलवाष्प ज़्यादा हो गया धरातल के क्षेत्र में, तो धरातल के क्षेत्र में जब जलवाष्प ज़्यादा हो जाता है तो जलवाष्प ज़्यादा हो जाएगा तो वायुदाब भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। जलवाष्प ज़्यादा होगा तो वायुदाब भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कहाँ होता है, धरातल के नज़दीक के क्षेत्र की बातें कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित क्या इफेक्ट होता है। देखिए, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसकी हम बात कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसकी हम बातें नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, घूर्णन गति की बात कर रहे हैं। तो उस घूर्णन गति के कारण क्या होता है, एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है, कोरियोलिस बल लगता है। और इस बल के कारण क्या है, पवनें विचलित हो जाती है। पवनें विचलित हो जाती हैं और वो पवनें क्या करेगी, फिर ऊपर की ओर जाती है और अलग अलग स्थानों पर नीचे की ओर बैठती है या किसी दूसरे क्षेत्र में प्रसारित होती है। तो वो जो होती हैं वो किसके कारण होती हैं, वो वायु दाब के कारण होती है। तो पृथ्वी पर हम जो वायु दाब पेटियाँ हैं, कहीं लो प्रेशर की मिलेगी, कहीं हाई प्रेशर की मिलेगी, फिर लो प्रेशर की मिलेगी। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी वायुदाब पेटियों की, तो ये वायुदाब पेटियों की प्रक्रिया कौन प्रभावित कर रहा है, पृथ्वी की घूर्णन गति प्रभावित कर रही है। ये हम देखेंगे आगे। जो दो प्रमुख पेटियां हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित हैं और उनका हम आगे अध्ययन करें। तो पृथ्वी की घूर्णन गति भी क्या है, प्रभावित कर रही है। चलिए और देख रहे हैं, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व वास्तविक रूप से होता क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी किसे कहते हैं। देखिए, संगठित जो पदार्थ होते हैं, हम सामान्य अर्थों में समझ सकते हैं
कि जो संगठित पदार्थ होते हैं एक जगह संगठित होते हैं, वो जो संगठन होता है उनका, उसी संगठन को हम किसके द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं? घनत्व के द्वारा प्रदर्शित करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा संगठित पदार्थ है, जैसे मैं बात करूं चट्टान, ठीक है, एक मैं बात कर रहा हूं जल की, ये बिखरे हुए पदार्थ में, छोटे छोटे बिखरे हुए पदार्थों में है, ये बिल्कुल संगठित पदार्थ है। अब देखिए जब संगठित पदार्थ होगा तो वहां घनत्व क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा, और जो बिखरे हुए पदार्थ होते हैं उनमें घनत्व कम होते हैं। ये हम एक सामान्य परिभाषा के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं, हम साइंस फैक्टर की ओर नहीं जा रहे हैं। हम एक सामान्य अवधारणा जो है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब संगठित पदार्थ होगा, एक साथ में ज़्यादा पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ का दाब कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। जब संगठित पदार्थ हो जाते हैं मतलब घनत्व क्या है? अधिक है, और वायु दाब क्या है? अधिक है। ये कंडीशन आ जाती है जब एक साथ में, मान के चलिए आप कोई संगठित पदार्थ एक साथ में बिल्कुल संगठित है, कंजेस्टिव है, तो वहाँ पर दाब कैसा लगेगा? वहाँ पर दाब भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो घनत्व भी ज़्यादा है और वायु दाब भी क्या है? ज़्यादा है। अगर घनत्व क्या होगा? कम होगा, तो वायु दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये चीज़ हमें स्पष्ट होती है कि घनत्व भी वायु दाब को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, ठीक है। ये कुछ कारक थे जिनकी हमने बात की है, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर जो वायु दाब का वितरण पाया जाता है। और वितरण हमने देखा था पीछे कुछ टॉपिकों में कि वितरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक ऊर्ध्वाधर वितरण, लंबवत वितरण की बात करते हैं, और दूसरा क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। चलिए हम वायु दाब के संबंध में देखेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण की। वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करते हैं तो देखिए ये वितरण है, ये अब इससे स्पष्ट हो रहा होगा, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर ऊंचाई की बात कर रहा है, या धरातल से ऊपर की बात कर रहा है कि ऊपर जाने पर क्या परिवर्तन स्पष्ट होता है वायु दाब में, इसी की ये बातें कर रहा है। तो देखिए धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब कम, या हम कह सकते हैं घटता हुआ प्रतीत होता है। क्या है? धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु दाब क्या है? घटता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या था, वो रीजन भी यहां लिख देंगे। क्योंकि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर क्या हो जाती है? वायु विरल हो जाती है। अब ऊर्ध्वाधर वितरण में आपको एक चीज स्पष्ट हो रही होगी कि ऊर्ध्वाधर वितरण में हम वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में ऊंचाई की बात की थी, वही चीज यहाँ पर स्पष्ट हो रही है।
अब देखिए, हमने बात की है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे वायु दाब क्या होता है, कम होता है। कितना कम होता है? तापमान को तो हमने आंकलित कर लिया था। 165 मीटर ऊपर जाने पर -1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, 1000 मीटर ऊपर जाने पर -6.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा था। तो वायु दाब को आंकलित करते हैं तो देखिए एक कंसेप्ट आती है कि सामान्य कंसेप्ट है ये, 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिलीबार वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 मिलीबार वायु दाब कम हो जाता है। वहीं हम बात करेंगे 300 मीटर ऊपर जाने पर, 300 मीटर ऊपर जाने पर वायु दाब में क्या परिवर्तन आता है? -34 MB। अब देखिए ये जो ऊपर वाली कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो रही है? विचलित हो जाती है। तो हमें एक चीज ये भी स्पष्ट करनी पड़ेगी, परंतु यह सदैव एक जैसा नहीं रहता है। यह घटता व बढ़ता रहता है ना? कि हमने ये स्पष्ट कर दिया कि घटता हुआ प्रतीत होता है, परंतु सदैव एक जैसा नहीं रहता है। यह घटता बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ये जो आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दिया है, इस डिफरेंस को हमने यहाँ पर क्लेरिफाई कर लिया है कि वास्तव में सदैव एक जैसा नहीं रहता, कहीं घट जाता है ज़्यादा तो कहीं थोड़ा घटता है, बढ़ता हुआ प्रतीत होता है हमें। ठीक है। अब देखिए इसके साथ में एक स्टेटमेंट आता है कि पास्कल नाम का एक व्यक्ति है। कौन है? पास्कल नाम का एक व्यक्ति था। उसने 1643 में, कब? 1643 में सर्वप्रथम बताया कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर वायु दाब क्या है? वायु दाब घटता हुआ, या हम कह सकते हैं ऊंचाई के साथ जाने पर वायु दाब कम होता जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु दाब क्या होता है? कम होता है। या घटता जाता है। ये चीज स्पष्ट की कब की? 1643 में की। और किसने की? पास्कल ने की। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण लाइन है कि सर्वप्रथम किसने ये बताया कि ऊंचाई के साथ में जाने पर वायु दाब कम होता है। ऐसे कंपटीशनों की भी बात करेंगे तो वहाँ भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे तथ्यों को समझने में। ठीक है। तो ये हमने इसके ऊर्ध्वाधर वितरण को स्पष्ट कर लिया है। अब इसके बात करेंगे हम क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। तो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत क्या चीज़ देखेंगे? ये तो ऊंचाई पर हो गया। क्षैतिज वितरण में हम देखेंगे कि जो दिन के समय में परिवर्तन आ रहा है कि दिन के समय में वायु दाब कैसा पाया जाता है और रात्रि के समय वायु दाब कैसा पाया जा रहा है, कब उसका घटने का समय होता है, कब उसका बढ़ने का समय होता है, क्या उससे परिवर्तन आता है। और क्षैतिज रूप से देखते हैं तो पेटियां कौन कौन सी पाई जाती है विश्व के स्तर पर, उन पेटियों की भी बात हम आगे अगली क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको
अच्छे से समझ में आया होगा और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।